टिहरी के देव रतूड़ी जी आज चीन में एक जाना पहचाना नाम है। अपनी मेहनत, अपनी निष्ठा और अपने जुनून से उन्होंने अपना एक साम्राज्य खड़ा किया चीन में। वो एक उद्यमी नहीं है, वो एक जाने माने अभिनेता भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आने वाले समय में भारतीय रेस्टोरेंट की एक बड़ी चेन वो चीन में खोलने जा रहे हैं। अभी उनके 7 रेस्टोरेंट हैं, एक वो अगले महीने खोलने जा रहे हैं और उनका कार्यक्रम है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, वहां पर भारतीयों को रोजगार दिया जाए। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा देव रतूड़ी जी का, चीन से मेरे साथ जुड़ने। बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन आपका देव रतूड़ी जी, देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए। और हर कोई बड़ा दिलचस्प, एक तो बहुत अच्छा लगता है जब हमारे उत्तराखंडी इस स्तर पर पहुंच चुके हों। हर कोई जानना चाहता है देव रतूड़ी जी की जो ये यात्रा है, सफलता की ये जो यात्रा है, ये कैसे शुरू हुई और कैसे, क्या संघर्ष आपने देखे अपने जीवन में। भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का भी। मैं काफी समय से चीन में रह रहा हूँ, लगभग 2005 से 19 साल हो गए मेरे को जी। और जैसे आपने बताया, मैं टिहरी जिले का रहने वाला हूँ। केमरिया सोड गांव है और हाई स्कूल तक की जो पढ़ाई है मैंने वो राजकीय इंटर कॉलेज चमियाला से करी है। जी। तो आप जानते ही उस दौरान हालात हमारे ही नहीं, बहुत सारे लोगों के हालात इतने अच्छे नहीं थे। बहुत गरीबी से हम लोगों ने किसी तरह से वहां से बाहर निकले, क्योंकि ऐसा नहीं था कि पढ़ाई नहीं करना चाहते थे, लेकिन हालात इतने अच्छे नहीं थे कि जो फैमिली है जो सपोर्ट कर पाए एजुकेशन में। तो इस वजह से हाई स्कूल तक की पढ़ाई करने के बाद फिर मैं दिल्ली निकल गया था। लगभग 10 या 11 साल में दिल्ली में रहा और 1998 में मुझे बम्बई जाने का भी मौका मिला, क्योंकि मुझे लगा कि मैं एक्टर बन सकता हूँ। शुरू से ही शुरू से ही बड़े सपने रहे हैं। बम्बई में रहा मैं लगभग 1.5 साल के करीब करीब, जहां मैंने मार्शल आर्ट सीखा और कोशिश भी करी फिल्मों में, जहां मुझे इतना अच्छा मौका नहीं मिला और नाकामयाब रहा मैं। और उसके बाद फिर वापस लौट के दिल्ली आया। तो उस दौरान, दिल्ली के दौरान, हम लोग काफी ब्रूस ली की मूवीज देख रहे थे और बड़ा अट्रैक्शन था कि यार कैसे चाइना जाया जाए। अच्छा। चाइना में जाने का जो इनिशियल जो मेरा पर्पस था चाइना आने का, वो था कि यहाँ पर आके मार्शल आर्ट सीखूं और उसके बाद दिल्ली में जाके लोगों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दूं। अच्छा। तो इस तरह से 2005 में एक मौका मिला चाइना आने का। तो मैं जब यहाँ पर आया तो शुरुआती दौर में मैंने यहाँ पे एज ए वेटर का काम करा 2005 से और 2007 के करीब करीब। और फिर चाइनीज भाषा सीख ली। तो भाषा सीखने के बाद में लगा कि यहाँ पर जो कल्चर है हमारे कल्चर से काफी मिलता जुलता है, यहाँ के लोगों की जो सोच है। और साथ साथ में ये भी रहा कि यहाँ पर लगा कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, अगर यहाँ पर मेहनत की जाए तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। जी। तो फिर यहीं के हो गए। तो ये फिर चेन ऑफ रेस्टोरेंट कैसे खोली, मतलब ये जॉब सीकर से जॉब गिवर तक की यात्रा कैसी रही? ये बड़ी दिलचस्प है कि साहब कि आप पहले रोजगार की तलाश में थे, आज आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये यात्रा कितनी दिलचस्प रही? हाँ, इसके पीछे ये था कि देखो, जब मैं आया तो मेरे पास तो टिकट के भी पैसे नहीं थे। तो हमारे एक जियाजी हैं जो न्यूजीलैंड में रहते थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि लगभग, क्योंकि जिस कंपनी में मैं आया था, उन्होंने बोला कि भाई टिकट के जो 16,000 रुपए हैं वो भी आपको भरने हैं। तो मेरे पास टिकट के भी पैसे नहीं थे। तो मैंने उनका, वो ऑस्ट्रेलिया में है, प्रभुदत्त जी, पैनुली जी, और उन्होंने टिकट के पैसे दिए। तो इस तरह से मैं चाइना पहुंचा, काम करा यहाँ पर 2 साल एज ए वेटर से शुरू करी जर्नी। तो मैंने, सबसे बढ़िया ये रहा कि मैंने 6 महीने के अंदर यहाँ की भाषा सीख ली। 2 साल बाद मैंने जॉब चेंज करा। जो पहला जॉब था वो मेरा लगभग, मेरे ख्याल से 14-15 हजार रुपए इंडिया की तनख्वाह थी। और उसके बाद दूसरा जॉब चेंज करा तो 1,80,000 के करीब तनख्वाह थी। तीसरा चेंज करा तो लाख रुपए, 1.5 लाख हो गया। फिर 2010 आते आते, 2010 में मैं एक अमेरिकन रेस्टोरेंट में जनरल मैनेजर था, जहां मेरी तनख्वाह लगभग 3 लाख रुपए थी। जी। उसके बाद फिर, लेकिन मैं सीखता रहा।
ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि लोगों को ऐसा गलत मैसेज न जाए कि भाई बिना एजुकेशन के भी बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, इसलिए मुझे यहाँ पर 18 घंटे 12 घंटा काम करने के बाद 5-6 घंटा मैं इंटरनेट पे सीखता रहता था वेस्टर्न फूड के बारे में, क्योंकि मैंने होटल मैनेजमेंट नहीं कर रखा था। बारे में लगभग सारी जानकारियां मैंने कोशिश करी कि रात दिन एक करके वो सीखा। जब लोग सोते थे तो मैं सीखता था। तो उसके पीछे मुझे डबल मेहनत करनी पड़ी। अगर मैंने अच्छी पढ़ाई करी होती, होटल मैनेजमेंट करा होता, तो शायद कुछ और ही होता। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मेहनत तो देखो सबको, किसी ना सबको करनी ही पड़ेगी। तो 2010 में मैं अमेरिकन रेस्टोरेंट में जनरल मैनेजर रहा। उसके बाद फिर मैं एक कॉन्सेप्ट, एक कंपनी है साइटेक ग्रुप, वहां पर मैं F&B ऑपरेशन डायरेक्टर रहा हूं, जहां पर मेरे अंडर में लगभग मेरे ख्याल से 15-16 रेस्टोरेंट रहे होंगे। और वो मेरा लास्ट जॉब था। उसके बाद फिर लगा ये 7 साल यहाँ काम करने के बाद में रियलाइज हुआ कि यार कल्चरल गैप बहुत ज्यादा है। जी। क्योंकि लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे भारत के बारे में, इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में, वो बहुत कम है। पता ही नहीं लोगों को। जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में जब इंडिया से भारत से मैं जब चाइना आ रहा था, जी। तो मेरे दोस्तों ने मुझे डरा दिया, वहां जाके क्या करेगा, वहां तो लोग वैसे भूखे मर रहे हैं, तू जाके वहां पर भाई बर्बाद हो जाएगा, वहां कुछ नहीं है। वो देखो छोटी छोटी आंखें वाले, छोटी छोटी हाइट वाले लोग, और जो ब्रुसली के जो मूवी में हम लोग देखते थे, ऐसे छोटे छोटे घर। यहाँ आके जैसी मैं यहाँ उतरा तो देखा हमारी आंखें खुली की खुली रहेगी। चाइना इतना डेवलप हो रखा है किसी भी फील्ड में, बहुत ही ज्यादा। और आप देख सकते हैं कि अगर मैं शायद इंडिया में होता तो कितना कर लेता। एक रेस्टोरेंट से मेरे साथ के जो दोस्त है मेरे, अब भी वो रेस्टोरेंट मैनेजर है, 80,000 कमा लेते हैं, 1 लाख रुपए कमा लेते हैं। लेकिन मैं 12 साल पहले मैं 3 लाख रुपए सैलरी थी मेरी। तो उसके बाद फिर जब ये कल्चरल गैप देखा कि बहुत ज्यादा है, लोगों को भारत के बारे में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मुझे एज एन इंडिविजुअल, एज ए प्राउड इंडियन, मुझे लगा कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी बनती है किसी तरह से इस गैप को फिल किया जाए। तो फिर दिमाग में एक आइडिया आया यार कि एक ऐसा भारतीय सांस्कृतिक रेस्टोरेंट खोलते हैं जिसमें संस्कृति की झलक हो, जिसमें लोग आए तो भारत के बारे में बात करें। उसका जो डेकोरेशन है, जो उसकी सर्विस है, जो फूड की क्वालिटी है, जो प्रेजेंटेशन है, जो बॉलीवुड डांस है, जो योग है, ये सारा, जो हमारे बार त्योहार है, उसको सारे एक छत के नीचे ऐसा कुछ किया जाए कि लोगों को एक ही छतरी के नीचे सब कुछ मिले। तो ये आइडिया आया। तो फिर उसके बाद में फंडिंग की बड़ी प्रॉब्लम थी, तो कुछ दोस्तों ने, 2-4 दोस्तों ने मिलके, और कुछ मेरे रिलेटिव है, सबने हेल्प करके वो पहला रेस्टोरेंट हमारा 2013 में खुला। तो खुलने से ये अच्छा ये हुआ कि हमने उसमें बड़ी मेहनत करी शुरू से ही, क्योंकि डर भी था कि अगर फेल हो गया तो भाई दोबारा नौकरी करनी पड़ेगी। तो रात दिन एक करके उस दौरान मुझे याद है मैं लगभग 18 से 20 घंटा काम करता था उस रेस्टोरेंट में। सुबह सुबह 7-8 बजे शुरू होके और रात को 12-1 बजे तक। सोते वक्त भी मेरे सराहने पे एक डायरी होती थी जिसमें मैं लिखता था यार कल क्या करना है, क्या रहा, क्या गलतियां हुई, कैसे इसको और सुधारा जाए। बहुत ही डेडिकेटली काम करा। और ऐसा भी होता था पहले रेस्टोरेंट के दौरान कि कई बार मेरे शेफ साहब ब्रेकफास्ट ला रहे हैं तो मैं ब्रेकफास्ट भी भूल गया, लंच भी भूल गया, डिनर में 5-6 बजे खाना खाता था, पहला खाना भी। मतलब इतना बिजी, इतना डेडिकेटली कि जी। भाई फेल नहीं होना है। एक खुला तो मुरली वाले की कृपा रही, फिर वो चल पड़ा। फिर दूसरा खुला, तीसरा खुला, फ्रेंचाइजी, नहीं, फिर बंद भी हुए। रतुड़ी 2016 में हमारे सारे रेस्टोरेंट फेल भी हो गए। जी, रतुड़ी जी, मुरली वाले की कृपा रही तो आपने एक के हाँ बाद जी। एक अंबर पैलेस खोल दिए, कल्चरल उसमें एक छत के नीचे आप ले आए। लेकिन ये जो अंदर का अभिनेता था, हाँ जी। ये चीन की फिल्म इंडस्ट्री और सीरियल्स में कब दिखाई दिया? अच्छा, वो क्या हुआ कि हमारा, क्योंकि जो हमारे रेस्टोरेंट है वो भारतीय सांस्कृतिक थीम में बहुत हटके हैं लोगों के लिए। हम बोलते हैं कि भाई हमारा रेस्टोरेंट नहीं है ये रेस्टोरेंट, इसको रेस्टोरेंट मत बोलो, ये एक कल्चरल एक्सपीरियंस सेंटर है। कि जहां आप, हमारा स्लोगन ही है अंबर पैलेस एक्सपीरियंस इंडिया, कि भाई आपके पैर जैसे हमारे रेस्टोरेंट के अंदर पड़ते हैं, आप किसी भी कोने से फोटो खींचे, आपको कहीं भी नहीं लगेगा आप चाइना में हैं। हमारी जो 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 दरवाजा है, दरवाजे, खिड़की, उसका डेकोर सारा, और पूरा इंडियन स्टाफ, बॉलीवुड डांस, और जो बार त्योहार, हम चाहे वो दिवाली हो, होली हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, जैसे कल अपना हिंदी दिवस हो, सारे त्योहार हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो ऐसा ही एक रेस्टोरेंट में सिचुआन प्रोविंस में एक हम लोग खोल रहे थे रेस्टोरेंट, और वो रेस्टोरेंट सबसे सुंदर रेस्टोरेंट था। तो एक डायरेक्टर साहब आए, उन्होंने बोला कि भाई 2015 की बात है जी। कि मेरे को इस रेस्टोरेंट में एक शूट करना है,
और उसमें एक रोल है, हमारे जो बॉलीवुड डांसर है उनका जो अभिनेता है वो पसंद करता है उस लड़की को, और आपको एज ए ओनर उसको ग्रीट करना है, उसको इंट्रोड्यूस करना है, मेनू और इस तरह के डायलॉग थे। तो मुझे याद आया बम्बे वाला। मैं क्या यार, बम्बे 1998 में मेरे पैर कांपने लग गए थे जब वो रोल मिला था मेरे को पुनीत सर जी के सामने। हाँ। वो कर नहीं पाया, तो इस बार मौका है, इस बार मौके पे चौका मारना है। तो तब तक मेरे काफी इंटरव्यूज भी हो गए थे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ गया था। तो मौका मिला, एक फिल्म करी मैंने, उसमें मुझे लगता है मुश्किल से 5 मिनट का रोल रहा होगा मेरा। तो लोगों को जो जो वो था उसमें लोगों को पसंद आया। तो वो जो फिल्म थी, मेरी पहली फिल्म, एक डायरेक्टर ने देखा और उसने वो उस टाइम कोई स्क्रिप्ट लिख रहा था। तो उसमें एक छोटा सा सीन होता है जहां पर मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हम्म। और वो मेरे पास आया कि भाई देख, ऐसा है कि मेरा जो गैंगस्टर, मेरी फिल्म का जो मेन लीड जो गैंगस्टर है वो तू है, और ये फिल्म की स्क्रिप्ट है, इतनी बड़ी स्क्रिप्ट, और 15-20 दिन की शूटिंग है और तेरे को करना है। मैं कहा यार, ये याद करते करते तो भैया ये तो पूरा भगवत गीता दे दी तूने। इसको याद करते करते तो महीने लग जाएंगे। तो मैं कहा यार करें, मैं कहा यार ये मौका भी है देव, लेट्स डू इट। तो उसने मेरे को कन्विंस करा। मैं एक्चुअली इतना एक्साइटेड नहीं था, मैं क्या रेस्टोरेंट बिजनेस सही जा रहा है हमारा, तो रेस्टोरेंट में फोकस था मेरा। लेकिन वो नहीं माना। वो डायरेक्टर इतना पीछे पड़ गया मेरे को कि नहीं, ये मैंने तेरे को देख के ही लिखा है, मेरे को ये फिल्म तेरे को ही करनी है। तो फिल्म जब मैंने करी तो वो गैंगस्टर का रोल लोगों को काफी पसंद आया, और उसकी वजह से फिर फिल्म्स मिलती गई। तो मैं अभी तक लगभग 37 फिल्म एंड टीवी ड्रामा कर चुका हूं चाइना में। और अच्छा ये रहा कि जिन जिन के साथ में मैंने टीवी फिल्म्स करी या टीवी ड्रामा करे, वो काफी वेल नोन एक्टर हैं यहाँ के। तो उनकी वजह से भी थोड़ा सा और फेमस हो और गया, भाषा क्योंकि सीखना जब आप आपका किसी बहुत ऐसे काम लीड आया। एक्टर के अपोजिट में काम करते हैं तो चीनी उसका भी भाषा एडवांटेज सीख मिल जाता है। हाँ चीनी, जी। रतुरी जी, चीनी भाषा सीखना आपके लिए बहुत काम आया मुझे लगता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन हाँ जी, आप बिल्कुल इस बात बिल्कुल को मानते बिल्कुल। हैं कि साहब, जो मैंने शुरू में, इसका मतलब मैंने शुरू में जो आपके लिए लाइनें कही वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि आपने मेहनत की पराकाष्ठा की है साहब, रतूरी साहब वहाँ पर। और सबसे अच्छी बात है, आप सोचिए, मैं उत्तराखंड के लोगों से भी कहना चाहूँगा, जिसके पास 16,000 रुपये थे नहीं थे चीन जाने के लिए, आज वो 7 रेस्टोरेंट, या मैं कहूँगा जहाँ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इंडिया के कल्चर को, उसका मालिक है, साथ में अभिनेता है। और एक और बड़ी बात मैं बताऊं, वो रतूरी फाउंडेशन भी चलाते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उनकी हाँ आय बढ़ रही है, वो समाज सेवा में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, और यही उत्तराखंडी की खासियत है। वो अपने साथ साथ दूसरों के चेहरे में भी मुस्कान लाने के लिए दिन रात काम करना चाहता है। जरा रतूरी फाउंडेशन के बारे में भी बता दीजिए रतूरी जी। हाँ, पहले मैं ये रेस्टोरेंट में जो लोगों का शुरू हुआ, जैसे मैं जब मैं जॉब कर रहा था यहाँ पे, तो मेरे काफी दोस्त थे और काफी रिश्तेदार थे कि भाई चाइना में यार इतनी अपॉर्चुनिटी, तो इतना बढ़िया कमा रहा, तो हमको क्यों नहीं ला रहा है। तो मैं जॉब करते करते 2005 से 2012 तक मैं लगभग 60 से 70 लोगों को चाइना ला चुका था। और किसी को होटल में लगाया, किसी को योग में, अलग अलग जगह रेस्टोरेंट में लगाया। तो फिर क्या, वो रिश्तेदारी जब आपकी बढ़ती और बढ़ती जाती है, फिर लगा कि यार अपने गांव का भी भला करना है, रिश्तेदार भी है, फिर अपनी एरिया का, अपने डिस्ट्रिक्ट का है, अपने उत्तराखंड का है। तो मैं कहा ये प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व नहीं होगी, तो अपना रेस्टोरेंट खोलते हैं। अभी देखिए हमारे रेस्टोरेंट में लगभग इस बार 70 लोग काम करते हैं हमारे रेस्टोरेंट में। लगभग हम लोग इस 35 लाख से भी ज्यादा मंथली सैलरी देते हैं हम लोग, इतने अभी इंप्लॉय हैं हमारे। और इस साल का जो हमारा टारगेट है वो लगभग मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी से पहले पहले लगभग 100 इंप्लॉय का हो जाएगा। और ये पहले जो है एक सबसे बड़ी चेन ऑफ इंडियन कल्चरल रेस्टोरेंट बनने वाला है अप्रैल मई 2024 से पहले। ये हमारा टारगेट, हम शायद मार्च में ही इसको पूरा कर देंगे। और 100 से ज्यादा एम्प्लॉय, और सबसे बड़ी चेन ऑफ इंडियन कल्चरल रेस्टोरेंट की। क्या बात है, तो ये रहा रेस्टोरेंट का हमारा जो सफर, जो हमारा टारगेट है। उसके बहुत बाद हम अग्रिम, आपको बहुत फर्दर अग्रिम, कनाडा और यूएस में प्लान कर रहे हैं 2024 एंड 25 में। रतुरी जी आपको बहुत अग्रिम बधाई। और हमें बड़ा गर्व फील हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ इस इंटरव्यू को जब कोई हम लोग देखेंगे, हर उत्तराखंडी आपके ऊपर प्राउड फील करेगा। आप सोचिए कितनी मेहनत आपने की होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब जरा यो बताओ, अपन गाँव की याद हो ऐन है, अपने गाँव की याद है ने अपन है गो की, अगर गो की याद नहीं होनी तो सारो गो में नहीं अकेले बसोड़ थे। वही तो हमारो लगभग जो था हमारा गो में, अगर आप केमरसोड़ में कभी जाओ, केमरसोड़ में हर घर से एक बच्चा यहाँ काम करता है हमारे हमारे रेस्टोरेंट में, या फिर किसी दूसरे देश में। मैं पहला
मैं अपने गाँव को पहलू आदमी जो बाहर गए 2005 में, हाँ। तो मैंने खाता मैंने ही खोला। हाँ। एक्चुअली हमारे गांव 2005 से पहले कोई भी केमर शोर से बाहर नहीं था, मैं पहला बंदा हूं जो बाहर आया। और आज के डेट में हमारे गांव के लगभग सभी लोग यहाँ हैं, हर परिवार से एक बच्चा है, हमारे गांव से नहीं, हमारे जो आसपास के जो भी गांव हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, मैं लगभग सभी लोगों को ला चुका हूं यहाँ पर। मतलब हमारा देवरतुरी टारगेट है जी, अगले साल तक हम लोग। देवरतुरी जी हाँ जी। रस्ते दिखे दे बाकियों के कि भाई बाहर जला वहां नौकरी कल्ला वहां मेहनत कल्ला तो तुमले भो रतुरी जज बन सकछा। नहीं नहीं, रतुड़ी नहीं, रतुड़ी से भी बढ़िया कर सकते हैं सर। रतुड़ी के पास तो साधन नहीं था, मेरा यहाँ पर कोई भाई नहीं था जो मेरे को लीड करे, जो गाइड करे। अरे आज की डेट में अगर कोई यहाँ पर आता है हमारा उत्तराखंडी भाई, उसके लिए एक एग्जाम्पल है, एक रास्ता तैयार करा है हमने, है ना। उसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई कैसा बेहतर कर सकते हैं। तो हमने तो दुनिया भर की अपनी गलतियों से सीखी, कुछ दूसरों की गलतियों से सीखी, कुछ गलतियां करी बहुत ज्यादा, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। तो बहुत मुश्किलों भरा सफर रहा है, अप्स एंड डाउन रहे काफी ज्यादा लाइफ में। तो तब जाके यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म, कम से कम एक प्लेटफॉर्म ऐसा खड़ा कर दिया कि जो कि आने वाली जनरेशन के लिए एक माध्यम बने, एक रास्ता बने, एक उनके लिए तो और आसान काम है अभी। रतुरी जी एक हमारे आखिरी में टाइम में थोड़ा सवाल मैं डिफिकल्ट आपसे था। जरूर जानना चाहूंगा। देवभूमि डायलॉग पूरे प्रदेश में अपने युवा साथियों के भीतर एक उद्यमिता का भाव भरने का प्रयास कर रहा है, और मैं हमेशा कहता हूं छोटी छोटी नौकरी के पीछे भागने से अच्छा है अपनी जमीन में रह के कुछ नया इनोवेटिव करो, कुछ ऐसा करो कि आप दूसरों के चेहरे पे भी खुशहाली लाओ। ये उद्यमिता का भाव आपको लगता है कि ये वाकई ये आगे बढ़ने का एक मूल मंत्र है जिसे हमें अब देर सवेर हमें अपने अंदर लाना होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि मैं हमेशा से हर इंटरव्यू में यही कहता हूं कि ड्रीम बिग। देखो, अगर आपको बड़ा करना है तो छोटी सोच से आप बड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने बोला मेरे को सिर्फ जॉब करनी, जॉब करके अपने परिवार का पालन करना है, तो भैया अगर इस तरह की सोच रहेगी तो आप अपना भी भला नहीं कर पाओगे, ये तो मैं लिख के देता हूं। अगर आपकी सोच है कि अपने गांव के लिए आप क्या कर सकते हैं, तब जाके आप अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल और उसको अप्रिशिएट करते। मैं अब रतुरी जी का वो अभिनेता वाला जरा रूप देखना चाहता हूं जिसमें कोई अच्छा सा डायलॉग आप बोलिए जो आपका अब तक का सबसे शानदार डायलॉग है। थोड़ा अपना आपका अभिनेता वाला रूप भी हमारे दर्शक देख लें। अरे सर, मैं यहाँ पर मेरा अभिनेता वाला कोई रूप नहीं, यही रूप है। मैं यहाँ पर ऐसा चल रहा हूँ जैसा नहीं होता अंधों में काना राजा, कोई डायलॉग वायलॉग नहीं है। अपना क्या होता है कि देखिए, मैं कोई ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ, लेकिन जैसे कोई डायलॉग मिलता है, कुछ भी है, तो मैं उसको बड़ी शिद्दत के साथ कोशिश करता हूँ कि, और सारा क्या है वो गुस्से वाला होता है, थोड़ा सा आंख दिखा दी, थोड़ा सा मुंह ऐसा बना दिया और चल जाती मेरी गाड़ी। एक आधी कुछ 2 4 5 फिल्म है जिनमें मैंने थोड़ा सा सीरियस वाला, जैसे इमिग्रेशन डायरेक्टर और ऑफिसर का रोल करा है। और अदरवाइज मेरे ज्यादातर रोल सारे गैंगस्टर के हैं, मार धाड़, किडनैपिंग और गैंगस्टर का रोल है, जैसे प्रकाश राज जी करते हैं वहां पर। तो इस तरह के उल्टे सीधे रोल होते हैं मेरे, जिसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए रतुरी जी बहुत धन्यवाद। लेकिन जी हमारा जो जी जी लेकिन जो हमारा रतुड़ी फाउंडेशन है वो यंग बच्चों के लिए, हम लोग यहाँ पर भी, हम लोग चाइना में हम हर वीरवार को 150 से ज्यादा खाना, पोर्शन खाना हम लोग देते हैं होमलेस पीपुल के लिए। और इंडिया में हमारा जो रतुड़ी फाउंडेशन है, वो जो बच्चे हैं जो असमर्थ हैं पढ़ाई, जिनके ऐसा करने के लिए पैसे नहीं है, तो हम जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें हेल्प करते हैं। जैसे मेरा अपना स्कूल है राजकंटर कॉलेज चंगाला, वहां पर पानी का टैंक हो गया, कहीं चेंज करनी होगी, कहीं स्कूल का बच्चों का वाईफाई का प्रॉब्लम है, तो इसमें हम लोग काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। से कम एक जो बच्चा है वो कम क्या बोलेंगे, उसका अधिकार है, उससे वंचित न रहे कोई। चलिए, मुझे आपका भाव भी बहुत अच्छा लगा रतुरी जी। ये इतना शानदार भाव है। एजुकेशन के बिल्कुल, आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, हाँ जी। उत्तराखंडी के अंदर जो उत्तराखंडियत का भाव है, यानी सेवा का भाव है, ईमानदारी का भाव है, मेहनत का भाव है, निष्ठा का भाव है, जुनून का भाव है, वो हमेशा उसके साथ चलता है। और रतुरी जी इतने दौरान उन्होंने सबसे बड़ी बात क्या कही पता है? उन्हें अपने गरीबी के दिन याद हैं, इसलिए वो जितनी ऊंचाई छू रहे हैं उतने डाउन टू अर्थ हमें दिखाई दिए। रतुरी जी, मैं उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से आपको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आप आने वाले समय में जो आपने लक्ष्य रखा है,
जो आप इंडियन कल्चरल सेंटर एक रेस्टोरेंट के माध्यम से वहां खोलना चाहते हैं, बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका।